Student, this is SCGA English classes by Dinesh Kumar Srivastav. Students, in this video we will continue the 6th chapter from civics, and the name of the chapter is political parties. Students, in this video we will study the 7 national party which I told you in the previous video, and today also I am telling you about this party. First of all India Trinamool Congress, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड CPIM in short, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस and National Congress Party. These 7 parties were the national party I told you in the previous video, and in this video we will study in detail about all these party, and besides it we will read about the state parties and what are the challenges before these political party, and we know that there are so many defects in these political party. So how these parties can be reformed, we will read about it also in this video. So students, let's start the video. Let's start the chapter. First of all we read about All India Trinamool Congress, AITC. तो ये एक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, आपने नाम सुना ही होगा। इसका जो सिंबल है वो फ्लावर एंड ग्रास है, फूल और घास, आप देख सकते हैं पिक्चर में। लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ये जो पार्टी है वो ममता बनर्जी की लीडरशिप में, आज भी ये ममता बनर्जी की ही लीडरशिप में है, और वेस्ट बंगाल में वो आज भी वहाँ की CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो 1 जनवरी 1998 को ये लॉन्च की गई थी ममता बनर्जी की लीडरशिप में, रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016, और 2016 में इसको एक नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। द पार्टी सिंबल इज़ फ्लावर्स एंड ग्रास, और पार्टी का जो सिंबल है वो क्या है, फ्लावर्स हैं, फूल और घास, है ना। कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, और ये जो पार्टी है वो सेकुलरिज्म का मतलब जो धर्मनिरपेक्षवाद है। सेकुलरिज्म मीन्स होता है जिसमें हम किसी भी धर्म को स्पेशल कैटेगरी नहीं देते, स्पेशल प्रोविज़न नहीं देते, सभी धर्मों को इक्वलिटी से देखते हैं। और फेडरलिज्म को, ये फेडरलिज्म के प्रति कमिटेड है। फेडरलिज्म आप पढ़ ही चुके हैं। हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011, और 2011 से ये वेस्ट बंगाल में पावर में है। ऑल्सो हैज़ अ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा, और इसकी थोड़ी बहुत प्रेजेंस अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी है, मणिपुर और त्रिपुरा में भी है। इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2014 इट गॉट 3.84% वोट्स एंड वन 34 सीट्स, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। तो जो जनरल इलेक्शन हुए थे 2014 में, जनरल इलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, आम चुनाव। तो आम चुनाव किसके लिए होते हैं, प्रधानमंत्री के लिए। तो 2014 में जो हुए थे तो उन इलेक्शंस में इस पार्टी ने 3.84% वोट्स हासिल किए थे, और साथ ही साथ 34 सीट्स भी जीती थी, और लोकसभा में 4th लार्जेस्ट पार्टी बन करके ये उभरी थी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए बहुजन समाज पार्टी के बारे में। BSP फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। तो ये कब फॉर्म हुई थी, 1984 में फॉर्म हुई थी, और किसकी लीडरशिप में फॉर्म हुई थी, ये कांसीराम की लीडरशिप में। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज, और ये जो पार्टी है वो क्या करती है, जो पावर है ना, वो रिप्रेजेंट करती है बहुजन समाज का, और उन्हीं के लिए पावर को सिक्योर करती है। और जिसमें बहुजन समाज में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, दलित हैं और आदिवासी हैं, OBCs हैं, है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनको बोला जाता है, एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। जो भी माइनॉरिटीज़ में जो लोग आते हैं वो सब जो है इसी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। और ये जो पार्टी है वो इंस्पिरेशंस कहाँ से, इसकी जो आइडियाज़ हैं
जो इसकी इंस्पिरेशन है वो कौन है, ये जो ग्रेट हमारे इंडियन रहे, जैसे कि साहू महाराज हैं, महात्मा फूले हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर हैं और साथ ही साथ बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। इन्हीं की जो टीचिंग्स थी, जो आइडियाज़ थे, उन्हीं से ये पार्टी इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है। स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल। और ये जो पार्टी है वो किस लिए स्टैंड करती है, जितने भी दलित हैं, जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ये पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका जो मेन बेस है वो उत्तर प्रदेश में है। एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। और इसकी थोड़ी बहुत जो प्रेजेंस है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम। अलग अलग समयों पर अलग अलग पार्टीज़ की सपोर्ट से इसने उत्तर प्रदेश में कई बार अपनी गवर्नमेंट बनाई है इस पार्टी ने। इन दी लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2014 इट पोल्ड अबाउट 4% वोट्स बट डिड नॉट सिक्योर सीट इन दी लोकसभा, है ना। 2014 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे तो उसमें इस पार्टी ने लगभग 4% वोट्स पाया था, लेकिन लोकसभा में किसी भी तरह की कोई सीट को वो नहीं जीत पाए थे। तो नेक्स्ट पार्टी ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जानते ही होंगे आप इसके बारे में। फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। यानी ये जो पार्टी है ये पहले एक पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, और भारतीय जनसंघ को ही रिवाइव करके 1980 में उसको भारतीय जनता पार्टी नाम दिया गया। फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। और ये जो भारतीय जनसंघ पार्टी थी वो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा फॉर्म की गई थी। वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया। और ये जो पार्टी है इसकी जो एम्बिशन है वो क्या है, एक मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग इंडिया को फॉर्म करना है, बनाना है, बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज़ एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज़। और किससे इंस्पिरेशन प्राप्त करके, इंडिया की जो प्राचीन कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो मूल्य हैं, उनसे इंस्पिरेशन प्राप्त करके एक स्ट्रॉन्ग इंडिया का निर्माण करना इसका एक तरह का उद्देश्य है। एंड दीनदयाल उपाध्याय's आइडियाज़ ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। और साथ ही साथ ये इंस्पिरेशन कहाँ से प्राप्त करती है, जो दीनदयाल उपाध्याय थे उनकी जो आइडियाज़ थे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में और अंत्योदय के बारे में, जो उनके आइडियाज़ थे उनसे ये इंस्पिरेशन प्राप्त करती है। कल्चरल नेशनलिज्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना इस पार्टी में है, जिसको हम हिंदुत्व की कहते हैं। यानी कि जो हिंदुत्व जो शब्द है वो स्पेशली इस पार्टी से ही बिलोंग करता है, इस पार्टी से जुड़ा हुआ है। इस पार्टी के लोग हमेशा हिंदुत्व में बिलीव करते हैं। इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। तो इंडिया का जो नेशनहुड है, राष्ट्रवाद है, और जो पॉलिटिक्स है उसमें एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं हिंदुत्व। वो इस पार्टी ये पार्टी इस हिंदुत्व को अपनाए हुए है। वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। और ये जो पार्टी है ये क्या चाहती है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका पूरी तरह से टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इंडिया के अंदर हो जाए। जैसा कि अभी जो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से उन्होंने इंडियन बना दिया है उस टेरिटरी को, है ना, उसको टेरिटरी स्टेट से अब टेरिटरी बना दिया है उसको। और जो एक लंबे समय से 370 जो धारा थी जो वहाँ लगी हुई थी, उसको विशेष राज्य का जो दर्जा था जम्मू एंड कश्मीर का, उसको भी हटा दिया है। 35A जो आर्टिकल था उसको भी हटा दिया है हमारे इस गवर्नमेंट ने। और साथ ही साथ जो POK है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसको भी इंडिया में मिलाने का इस पॉलिटिकल पार्टी का शुरू से ही एक सपना रहा है। अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। और किसी भी धर्म से अलग होकर
पूरे देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना इस पॉलिटिकल पार्टी का एक सपना है। एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, और जो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं यानी धार्मिक परिवर्तन जो होते हैं, यानी हिंदू से मुस्लिम बन जाना, मुस्लिम से हिंदू बन जाना, या फिर कोई भी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाना, ये उन परिवर्तनों पर बैन लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशली इन दी 1990s। इसकी जो सपोर्ट बेस है वो 1990s में धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज, द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरियाज। यानी शुरुआत में क्या था कि ये जो पार्टी थी वो केवल नॉर्थ और वेस्ट में ही लिमिटेड थी, उधर ही ज़्यादा इसका कह सकते हैं कि पॉपुलर थी, और अर्बन एरियाज़ में स्पेशली पॉपुलर थी। और लेकिन बाद में क्या हुआ है कि पार्टी ने अपनी सपोर्ट साउथ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं और स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी अपनी जो सपोर्ट है उसको एक्सटेंड किया है। केम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये पार्टी पावर में आई 1998 में, जब एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में इस पार्टी का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। ये कह सकते हैं हम जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी, जिसमें एनडीए में दूसरी क्षेत्रीय पार्टीज़ भी जो रीजनल पार्टी होती हैं वो भी इंक्लूड थी। emerged as the largest party with 282 members in the 2014 लोकसभा इलेक्शन, और 2014 की लोकसभा इलेक्शन में वो 282 मेंबर्स के साथ में सबसे बड़ी देश की पार्टी बनकर के उभरी। करंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर, और अभी भी वो सेंटर में, केंद्र में जो एनडीए की जो गवर्नमेंट है उसको लीड कर रही है। तो हम जानते हैं इस समय ये जो एनडीए की गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। नेक्स्ट पार्टी है जो हमारी, वो पढ़ते हैं, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम सीपीआई कहते हैं। इसका देखिए ये सिंबल है, इसमें एक जो धान है उगाते हैं जो फील्ड में, और साथ ही साथ जो है एक हंसिया है जिससे फसल को काटा जाता है। फॉर्म्ड इन 1925, और ये कब फॉर्म हुई थी? 1925 में फॉर्म हुई थी। बिलीव इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, और ये पार्टी किस में बिलीव करती है? मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद में। कार्ल मार्क्स एक काफ़ी ग्रेट पर्सन रहे थे, ये शायद रसिया से रिलेटेड हैं, लेनिन भी रसिया से थे, तो उनके जो सिद्धांत हैं उनमें बिलीव करती है ये पार्टी। और सेकुलरिज्म मैंने आपको बता ही दिया, और डेमोक्रेसी में, इनमें बिलीव करती है। अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म, और ये जो पार्टी है जो सक्सेशनिज्म की जो फोर्सेस होते हैं, सक्सेशनिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे हम उत्तराधिकारवाद भी कह सकते हैं हम इसको, जैसे एक पर्सन किंग है तो नेक्स्ट टाइम उसका बेटा या उसका कोई रिलेटिव भी किंग बनेगा, तो इसको हम सक्सेशनिज्म कहते हैं। और साथ ही साथ कम्युनलिज्म, यानी कि जो समुदायवाद होता है, अपनी कम्युनिटी को श्रेष्ठ समझना, इसके विरोध में होती है ये पार्टी। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, फार्मर्स हैं, पुअर्स हैं, उनको इंटरेस्ट को प्रोमोट करने के लिए ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है। मतलब जो पार्लियामेंट है उसमें डेमोक्रेटिक रूल चले, इस बात को ये एक्सेप्ट करती है। बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964, और 1964 में इस पार्टी में स्प्लिट हुआ, यानी विभाजन हुआ, और इसके बाद ये पार्टी काफ़ी वीक हो गई। दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द CPIM, और उसके बाद एक और नई पार्टी बन गई जिसका नाम था CPIM, यानी इसका नाम CPI है, वो CPIM हो गई। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन दी स्टेट्स ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, और इन स्टेट्स में क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस प्रेजेंस है। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स, और जब से कुछ वर्षों से इसकी जो बेस है वो डिक्लाइन होती चली जा रही है। इट सिक्योर्स लेस देन 1% वोट्स एंड 1 सीट इन द लोकसभा इलेक्शंस 2014, है ना। लोकसभा के जो 2014 इलेक्शन 14 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें केवल 1% वोट इस पार्टी ने हासिल किए थे, और साथ ही साथ 1 सीट भी इसने हासिल की थी।
advocates the coming together of all left parties to build a strong left front। और ये एडवोकेट करती है, वकालत करती है एक तरह से कि जितनी भी लेफ़्ट पार्टीज़ हैं वो एक साथ मिल कर के आएँ और एक मजबूत लेफ़्ट फ्रंट बनाएं, वाम मोर्चा जिसको हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट पार्टी ये देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, CPIM, जो कि अभी मैंने बताया था CPI जो डिवाइड हो गई थी, जो स्प्लिट हो गई थी, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनी, CPIM बनी। तो ये कब फाउंड हुई, 1964 में। ये भी किस में बिलीव करती है, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करती है। सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये भी सोशलिज्म, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षवाद और प्रजातंत्र को सपोर्ट करती है। एंड अपोज इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, और जो इम्पीरियलिज्म और जो कम्युनलिज्म होते हैं उनको भी ये पार्टी भी अपोज करती है। एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। और ये जो पार्टी है वो एक्सेप्ट करती है किसको, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को, और मानती है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ही एक यूजफुल और हेल्पफुल मीन्स हैं जिनसे क्या किया जा सकता है, जो कि जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके जो उद्देश्य हैं उनको सिक्योर किया जा सकता है। enjoys strong support in West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the poor factory workers, farmers, agricultural laborers and intelligentsia, है ना। स्पेशली जो पुअर फैक्ट्री वर्कर हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, लेबरर्स हैं और जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनके अंदर उन लोगों में ये पार्टी काफ़ी पॉपुलर है। और इन जो स्टेट मैंने बताया उनमें काफ़ी ये पार्टी सपोर्ट हासिल करती है। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। और ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ऐसी पॉलिसीज़ जो कि जो फॉरेन कैपिटल है, फॉरेन गुड्स हैं, उनका कंट्री में फ्री फ्लो शुरू हो जाए, ऐसी पॉलिसीज़ की ये आलोचना करती है। वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स, और ये लगभग 34 ईयर्स तक लगातार वेस्ट बंगाल में पावर में रही है, यानी इसके पार्टी के जो एक पर्सन है वो मुख्यमंत्री रहे हैं वेस्ट बंगाल में। इन द 2014 लोकसभा इलेक्शंस इट वॉन अबाउट 3% वोट्स एंड 9 सीट, और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 3% वोट्स हासिल किए थे और 9 सीट्स हासिल की थी। तो नेक्स्ट पार्टी है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट दिस पार्टी, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी पॉपुलरली कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, और ये संसार की सबसे पुरानी जो पार्टीज़ हैं उनमें से एक है। फाउंडेड इन 1885 एंड हैज़ एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स, और 1885 में 28 दिसंबर को ये फाउंड की गई थी, और उसके बाद से बहुत सारे स्प्लिट्स इस पार्टी में हुए हैं, बहुत सारे विभाजन हुए हैं। played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया की नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल दोनों ही लेवल पर इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक डोमिनेंट रोल इस पार्टी ने प्ले किया है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी साउट टू बिल्ड ए मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। और जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इस पार्टी ने क्या किया, इंडिया के अंदर एक मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने पर जोर दिया। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977, और 1947 से लेकर 1977 तक लगातार ये जो पार्टी थी वो सेंटर पर रूल करती हुई आई है। एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989, और उसके बाद 3 इयर्स के लिए कुछ डाउन हुई, उसके बाद 1980 से 1989 तक फिर से ये पार्टी ने हमारे देश पर शासन किया। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन, और 1989 के बाद क्या हुआ, इसकी जो सपोर्ट थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। बट इट कंटिन्यूज़ टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन ये लगातार पूरे देश में हमेशा प्रेजेंट रही है, कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स, और जो सोशल डिविजन्स हैं उनको कट करते हुए। ए सेंट्रिस्ट पार्टी, नाइदर राइटिस्ट और नॉट लेफ्टिस्ट, और ये जो पार्टी है वो सेंट्रिस्ट पार्टी है,
ये ना तो राइटिस्ट है और ना ही लेफ्टिस्ट है, ना ही राइट पार्टी है ना लेफ्ट पार्टी है। इन इट्स आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन, अपनी जो आइडियोलॉजी है इनकी उसमें, द पार्टी एस्पाउजेज सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। और ये जो पार्टी है वो वीकर समाज के जो वीक सेक्शंस हैं और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक हैं उनके वेलफेयर के लिए और सेकुलरिज्म के लिए ये काम करती है। सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस, और ये जो नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, आर्थिक सुधार होते हैं, उनको एक नए ह्यूमन फेस से सपोर्ट करती है। लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसका जो एक तरह का अलायंस है उसको क्या बोला जाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, है ना। लीडर ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2014, और 2004 से लेकर 2014 तक भी इस पार्टी की ही गवर्नमेंट रही। करेंटली इट इज़ द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन दी लोकसभा, और वर्तमान में क्या है, लोकसभा में ये प्रिंसिपल यानी कि महत्वपूर्ण अपोजिशन पार्टी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, देखिए नेक्स्ट पार्टी पढ़ते हैं हम एनसीपी। तो एनसीपी फॉर्म्ड इन 1999, है ना, ये पार्टी कब फॉर्म हुई, 1999 में। फॉलोइंग ए स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी में एक स्प्लिट हुआ, विभाजन हुआ। स्पाउजेस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी, और ये पार्टी जो है वो किसको स्पाउस करती है, डेमोक्रेसी को, गांधीयन सेकुलरिज्म यानी गांधी जो सेकुलरिज्म को फॉलो करते थे उसको, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, इक्विटी को, समाज सोशल जस्टिस को और साथ ही साथ फेडरलिज्म को। वांट्स दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री, और ये पार्टी चाहती है कि जो देश के जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, हाई ऑफिसेज हैं, वो देश के ही जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स हैं उनके लिए कन्फाइंड हों। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम। महाराष्ट्र की ये एक मेजर पार्टी है और मेघालय, मणिपुर, असम में ये काफ़ी इसका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। और आप जानते हैं कि वर्तमान में भी जो शिवसेना के साथ में इसका गठबंधन है और वहाँ पर इसकी सरकार है। ए कोलिशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस, और महाराष्ट्र में जो कोलिशन पार्टनर है इसकी कांग्रेस, वहाँ पर ये कांग्रेस के साथ अलायंस करती है। सिंस 2004 अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और 2004 से हमेशा ये जो यूपीए है, कांग्रेस का जो अलायंस है, उसका एक पार्टनर हमेशा रही है 2004 के बाद से। तो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बारे में पता चल गया होगा और आप इनके बारे में और अच्छे से पढ़ें। अब देखिए हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट पार्टीज़। तो स्टेट पार्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अदर देन दीज 7 पार्टीज़, most of the major parties of the country are classified by the election commission as state party। तो ये जो 7 पार्टीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी, इन 7 पार्टीज़ के अलावा मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज़ जो हैं हमारे देश की, वो हमारे इलेक्शन कमीशंस के द्वारा स्टेट पार्टी के रूप में क्लासीफाई किया गया है उनको। दीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज रीजनल पार्टी, और इन्हीं पार्टीज़ को हम रीजनल पार्टी कहते हैं। रीजनल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट आर रीजनल पार्टी। येट दिस पार्टी नीड टू बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। फिर भी इन पार्टीज़ को रीजनल बोला जाता है, लेकिन फिर भी इन पार्टीज़ को अपनी आइडियोलॉजी में और अपने आउटलुक में इनको अभी रीजनल पूरी तरह से होने की आवश्यकता है। सम ऑफ दीज पार्टीज़ आर ऑल इंडिया पार्टीज़ दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट्स, है ना। इन पार्टीज़ में कुछ पार्टी तो ऐसी हैं जो कि ऑल इंडिया पार्टीज़ हैं, लेकिन क्या है कि दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड इन, क्योंकि ओनली इन सम स्टेट, लेकिन फिर भी ये कुछ स्टेट्स में ही सक्सेसफुल हो पाई हैं। पार्टी लाइक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, है ना, हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पार्टीज़ हैं, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, इनका नेशनल लेवल का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स, और कई स्टेट्स में इनकी यूनिट्स हैं, है ना। कुछ सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट एंड तेलंगाना राष्ट्र समिति आर कंसाइज अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी।
है ना। और कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जैसे बीजू जनता दल और ये जो पार्टी हमने नाम ली, ये क्या है, अपनी स्टेट आइडेंटिटी तक ही कंसाइज हैं या कंसस हैं, तो मतलब स्टेट आइडेंटिटी को ही ज़्यादा महत्व देती हैं। तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ये एक तरह की मतलब नेशनल लेवल की कह सकते हैं इनको, लेकिन इनका इतना वजूद नहीं है कि ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन पाएँ। ओवर द लास्ट 3 decades द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज़ एक्सपेंडेड। और पिछले 3 decades में इन पार्टीज़ की जो नंबर और स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती गई है। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। और इस वजह से जो इंडियन पार्लियामेंट है वो पॉलिटिकली और भी ज़्यादा डाइवर्स होता जा रहा है। No one national party is able to secure on its own majority in the Lok Sabha until 2014। और 2014 तक कोई भी ऐसी नेशनल पार्टी नहीं थी जो कि लोकसभा इलेक्शन में मेजॉरिटी के साथ में अपनी गवर्नमेंट बना सके। एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद द स्टेट पार्टीज। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या था कि जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो स्टेट पार्टी के साथ में अलायंस करने के लिए कंपेल हुई, यानी विवश हुई। यानी इससे पहले 2014 से पहले कभी भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं बनी कि किसी एक ही पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की हो लोकसभा इलेक्शन में। कांग्रेस की भी जब गवर्नमेंट बनी थी तो वो हमेशा किसी न किसी अलायंस के साथ में बनी थी। तो 2014 में क्या हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने अकेले, जैसे उसका अलायंस है डेमोक्रेटिक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन अगर वो अकेले दम पर भी अगर सरकार बनाती तो अकेले बीजेपी की भी 282 सीट्स थी और वो सरकार बना सकती थी। तो सिंस 1996 नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वन और द अदर नेशनल लेवल कोalition गवर्नमेंट। और 1996 के बाद 2014 तक लगभग हर स्टेट पार्टी को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिली है जो नेशनल लेवल का जो कोalition है गवर्नमेंट का उसमें एक हिस्सा बनने की। यानी हर गवर्नमेंट में वो किसी न किसी पार्टी किसी न किसी अलायंस का वो एक हिस्सा रही हैं, ये जो स्टेट लेवल की पार्टीज हैं। This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country। और इस बात ने क्या किया है, हमारे देश में जो फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी है, उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। मतलब जब स्टेट पार्टीज़ को भी एक मौका मिले, अवसर मिले जो देश की जो गवर्नमेंट है उसमें शामिल होने का, तो इससे डेमोक्रेसी और मजबूत होती है, फेडरलिज्म और मजबूत होता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा लेक्चर। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उनमें बहुत सारी कमियां भी होती हैं, तो उन कमियों को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या सजेशन हैं, तो ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।